चलिए आज हम सभी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम सभी जानते हैं कि संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। मतलब संविधान वह दस्तावेज है जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम कानून बनाया गया है। तो हमारे देश के संविधान में एक मौलिक अधिकार वर्णित है, लिखा गया है, जो अपने नागरिकों को सुरक्षा में गारंटी का दावा करता है। इस मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम थोड़ा सा भारतीय संविधान के बारे में बातें करें तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, अनुसूची 12 है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में रखा गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसमें मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। मीन्स भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। जानते मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। मीन्स मैग्ना कार्टा जो है यह अधिकारों से संबंधित एक प्रपत्र था जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंत वर्ग वे वर्ग होते थे जो पूंजीपति थे, जिनके पास अधिक जमीनें होती थी, है ना। उनके दबाव में किंग जॉन ने 1215 में इसको लागू किया था, लाया था। अब चलते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो होता है वो व्यक्ति के चहुमुखी विकास, मीन्स मौलिक अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक के लिए आवश्यक होती है। मीन्स मौलिक अधिकार अपने नागरिकों का चहुमुखी विकास करता है, वो चाहे भौतिक हो या फिर बौद्धिक हो या फिर नैतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, इन सारे चीज़ों का भी वो विकास करता है। मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो जिस समय संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और किया जाने के बाद देखा गया कि संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, तो इसे हटा दिया गया और भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में बातें करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 1418 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 2324 में है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 32 से 30 में है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। जब हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं तो देखते हैं कि समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है, तो इसमें क्या क्या निहित है। तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संचरण, मीन्स बोल सकते हैं कि कानून के समक्ष सभी एक समान हैं और सबों को एक जैसा समान सुरक्षा प्रदान करता है। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध, मीन्स आप धर्म को लेकर के, मूल वंश को लेकर के, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ आप विभेद नहीं कर सकते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब सबों को समान अवसर प्राप्त है जो अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध अनुच्छेद 17 में। मीन्स पहले हमारे समाज में देखते थे कि अगर हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को देखें तो हमारा समाज जो था 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उस समय देखा क्या जाता था कि शूद्र से लोग छुआछूत किया करते थे, है ना। तो छुआछूत का अंत मीन्स अस्पृश्यता का अंत जो और उसका जो निवारण आचरण निषिद्ध है वो अनुच्छेद 17 के तहत है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छुआछूत करता है तो आप अनुच्छेद 17 के तहत उस पर केस दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद जो अस्पृश्यता छुआछूत था वो अब खत्म हो चुकी है, ये नहीं होनी चाहिए। अगला है सेना या विद्या संबंधी समान के लिए सिवाय सभी उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18। ये हो गया आपका समता का अधिकार के अंतर्गत। अब आती स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है। इसमें पहला जो है यह अधिकारों की सुरक्षा देता है, मतलब वाक अभिव्यक्ति, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, सम्मेलन करवा सकते हैं, संघ ग्रुप बना सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, वृत्ति, यह अनुच्छेद 19 में है।
दूसरा है अपराधियों के लिए दो सीधी के संबंध में संरक्षण। तीसरा है प्राण एवं देही स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21। बोला जाता है इसमें प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क नियमानुसार शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ए में दिया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 21। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। बलात्श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23। कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। मतलब आप बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप ऐसे कामों पे नहीं लगा सकते हैं जो उनके जान के लिए खतरा हो, नहीं तो आपको जेल हो सकता है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद 25 आपको स्वतंत्रता देती है। मीन्स आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं मान सकते हैं, लेकिन आप अंततः भारतीय ही रहेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। मीन्स वैसे वर्ग जो भारत में अल्पसंख्यक है तो उनकी भाषा और लिपि और संस्कृति की सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 19। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने व अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इसमें याचिकाएं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, प्रेषण अधिकार, परीक्षा, 1932 में इसके बारे में उल्लेख किया गया। मीन्स आपको लगे कि जब हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जा करके सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों के जो संरक्षण करने का श्रेय जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय है। ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और थोड़ा सा आगे देखें तो इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ, उतना डिटेल तो नहीं करेंगे, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने बताया कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बंदी, प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो इसे लैटिन भाग से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस वक्त व्यक्ति के समय न्यायालय की द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय अब मामले की जांच करता। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरोध में है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को जबरन नहीं रख सकते हैं जब तक कि उस पर सिद्ध ना हो जाए कि वो वही गलत है कि नहीं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रीट तब जारी नहीं किया जा सकता है जब यदि हिरासत कानून सम्मत है, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, न्यायालय के द्वारा हिरासत में हो और हिरासत के नए क्षेत्र से बाहर हो। उसके बाद परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उनसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो 11th क्लास का जो पोलैटी है उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है, उससे आप पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी मौलिक अधिकार कब समाप्त हो जाएंगे, कैसी स्थिति में समाप्त हो जाएंगे। तो अधिकारियों का निलंबन। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हमारे जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो समाप्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 30, 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मीन्स अनुच्छेद 20 और 21 छोड़ दें तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जितने भी हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो सभी निलंबित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। मतलब इन सभी स्थितियों में हमारी जो मौलिक अधिकार भारत सरकार के द्वारा प्राप्त है वो समाप्त हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो।